आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक नई यूनिट, जिसमें हम बात करेंगे होम्योपैथी के बारे में। इससे पहले हमने जो यूनिट तैयार की थी या पढ़ाई है, उस यूनिट का कंट्रीब्यूशन है 15 क्वेश्चंस का। अगर वो यूनिट आप अच्छे से तैयार करते हो तो आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हो। ये जो यूनिट पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी, ये इंट्रोडक्शन के बारे में होम्योपैथी। इसके बाद हम बात करेंगे जो अपनी यूनिट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या होम्योपैथिक फार्मास्यूटिक्स, उसकी बात करेंगे। तो इस यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 क्वेश्चंस का है, और ये यूनिट आप अच्छे से तैयार करते हो तो 7 क्वेश्चन बहुत आराम से आप यहाँ से ठीक कर सकते हो। और इस यूनिट में 4 टॉपिक हैं, बहुत छोटी यूनिट है, 4 टॉपिक हैं, हार्डली 5 से 6 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो 5 से 6 लेक्चर करने के बाद 10 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप अच्छे से इस यूनिट को तैयार कर रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए 7 क्वेश्चन आप यहाँ से ठीक कर सकते हो, 10 से 12 यहाँ से। तो मानकर चलिए आप इन 2 यूनिट से 25 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। 25 क्वेश्चन आते हैं इन 2 यूनिट से, और इन 2 यूनिट से आप 18 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हो। और ये 18 क्वेश्चन बहुत हो गए, नेगेटिव मार्किंग में 18 क्वेश्चन बहुत हो गए 25 में से आपका ठीक करना। अगले 25 में से अगर आप 18 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे? आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे 25 में से 18 दूनी 36, 36 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो ये मतलब एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है। यहाँ पर 0.25 मार्क्स भी बहुत कीमती हैं। एक क्वेश्चन के मार्क्स भी जो नेगेटिव होते हैं वो भी बहुत कीमती हैं। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, चीज़ों को याद करना है, ना कि सिर्फ लेक्चर देखकर रीड कर लेना है। आपको याद करना है, लाइंस आपको याद होना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक सिस्टम है, अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो होम्योपैथी क्या है? एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है। मतलब वैकल्पिक, एक तरीके से मेन, एक होती है मेन, एक होती है वैकल्पिक। तो ये एक मेन चिकित्सा प्रणाली नहीं है, एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव चिकित्सा प्रणाली है, जो बेस्ड है कौन से प्रिंसिपल पे? लाइक क्योर्स लाइक। इस प्रिंसिपल की बात हम आगे करेंगे। वैसे भी आपको पता होगा, अगर आप डीएसपी करे हुए हो तो आपको पता होगा ये लाइक क्योर्स लाइक क्या होता है अच्छे से। तो हमने पढ़ लिया लाइक क्योर्स लाइक तक। इट यूटिलाइजेस हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस। जो हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस होते हैं इनको ये यूटिलाइज कहती है, मतलब इनका यूज करती है। और ये जो हाईली डाइल्यूटेड सोल्यूशन होते हैं या जो सब्सटेंस होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है पोटेंसीज, पोटेंसीज बोला जाता है इनको। आगे बात करेंगे हम। हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस स्टिमुलेट द बॉडी हीलिंग। जो क्या करते हैं, बॉडी की नेचुरल हीलिंग पावर होती है उसे स्टिमुलेट करते हैं। ये ठीक नहीं करते हैं, किसी भी घाव है, कोई भी बीमारी, उस बीमारी को ठीक नहीं करते हैं, ये बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होती है, बॉडी खुद उस बीमारी को ठीक करती है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज्ड, टेकिंग द अकाउंट ऑफ पर्सन फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज। तो इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब पता है क्या है? यहाँ पर ये नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका मतलब थोड़ा रफली आपको बता देते हैं। ये एक प्रिंसिपल है होम्योपैथी का, होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। इसमें क्या होता है, अगर 2 पर्सन हैं, 2 पर्सन को अगर सेम बीमारी है, जैसे 2 पर्सन है, उन्हें क्या है, उन्हें स्टोन है, लेकिन दोनों पर्सन को स्टोन है किडनी में स्टोन है, लेकिन उन दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग चलेगा। दोनों पर्सन का ट्रीटमेंट अलग अलग चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पर्सन की जो फिजिकल स्टेट होगी, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, इस चीज़ को देखते हुए, उनके इमोशंस को देखते हुए, कोई स्ट्रेस में ज़्यादा रहता है, कोई खुश ज़्यादा रहता है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए। एंड साइकोलॉजिकल स्टेट उसकी कैसी, मतलब वो ज़्यादा परेशान तो नहीं है, या वो ठीक है, नॉर्मल है। इन सारी चीज़ों को देखकर ये दवाएं प्रिपेयर्ड की जाती हैं, इन दवाओं का डाइल्यूशन तैयार किया जाता है, या ये रेमेडीज तैयार की जाती हैं इन चीज़ों को देखकर। इसीलिए 2 पर्सन होते हैं, उनकी जो दवाएं होती हैं अलग अलग चलती हैं, और बीमारी सेम होती है, बीमारी सेम है तब भी दवाएं अलग अलग चलेंगी। क्यों? क्योंकि हम होम्योपैथी में क्या क्या देखते हैं, हम देखते हैं पर्सन के फिजिकल स्टेट को, हम उसकी इमोशनल स्टेट को देखते हैं, हम उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट को देखते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर उसके लिए दवा तैयार करते हैं। यही लिखा है नीचे हिंदी में। होम्योपैथिक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि समान लक्षणों का उपचार समान चीज़ें करती हैं। ये लॉ है, लाइक क्योर्स लाइक। हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में।
यह अत्यधिक पतले पदार्थों का उपयोग करके शरीर की प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। मतलब जो शरीर की हीलिंग पावर है उसे क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। होम्योपैथिक उपचार व्यक्तिगत होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसमें व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी की शारीरिक चीज़ें, भावनात्मक चीज़ें और मनोवैज्ञानिक स्थिति अलग अलग होती है दो पर्सन की, इसीलिए क्या होता है, ट्रीटमेंट अलग अलग दिया जाता है। ये हमने थोड़ा एक तरीके से डेफिनेशन, ये हमारी क्या थी, डेफिनेशन थी, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन थी। होम्योपैथी की ये क्या है, एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी का स्कोप क्या है? होम्योपैथी इज अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। होम्योपैथिक एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है, ऊपर हमने बता दिया, डेट, जो एम्फेसाइज करती है बॉडी एबिलिटी टू हेल्प टू हील इटसेल्फ, जो क्या करती है, बॉडी की स्टिमुलेट करती है, बॉडी को स्टिमुलेट करती है कि वो खुद से अपनी बीमारी को ठीक कर पाए, खुद से अपनी बीमारी को ठीक कर पाए। इसका जो स्कोप है वो इंक्लूड्स करता है, क्या क्या इंक्लूड्स करता है, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी का यूज कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जो डिजीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक चले, लॉन्ग टाइम तक चले, जिनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है, जैसे टीबी हो गई, टीबी की डिजीज़, हमें क्या हो गया, अस्थमा हो गई, क्या हो गया हमारा, गाउट हो गई, गाउट क्या कहते हैं, गठिया रोग कहते हैं, अर्थराइटिस भी इसे कहते हैं, ये है। और बहुत सारी जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हमने बात की थी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, सीकेडी की हमने बात की थी किडनी वाले चैप्टर में। तो ये सारी क्या है, ये क्रोनिक डिजीज़ हैं, ये बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ऐसा नहीं है 10-5 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, होती हैं ख़त्म हो जाती हैं, ये लंबी डिजीज़ है, बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलती हैं। तो क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या लिखा है, इफेक्टिवनेस इज मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशन लाइक अस्थमा, अर्थराइटिस, एक्जिमा। तो इसमें क्या, अस्थमा, गठिया, एक्जिमा जैसी पुरानी स्थितियों के प्रबंध में प्रभावी। तो ये क्या है, ये यूज होती है क्रोनिक डिजीज़ को ट्रीट करने में। और क्रोनिक डिजीज़ क्या होती हैं, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। प्रिवेंटिव केयर में इसका यूज होता है, यूज्ड फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में इसका यूज होता है, एंड प्रिवेंट ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, कुछ डिजीज़ को हमें प्रिवेंट करना होता है, जैसे आपको पता होगा, हम कोई डिजीज़ का नाम बताएं, प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन उसे ट्रीट मतलब कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारी बीमारी होती हैं, एक आपने थोड़ा बहुत हम क्योर कर सकते हैं, जिसका एक रेबीज़ का नाम सुना होगा, किसी को कुत्ता काट ले, डॉग्स बाइट कर ले तो उसे रेबीज़ हो जाती। तो रेबीज़ में क्या होती है, 100% मॉर्टिलिटी होती है, 100% मॉर्टिलिटी होती है। अगर किसी को रेबीज़ हो गया तो उसकी डेथ कन्फर्म है, डेथ होगी ही होगी। लेकिन क्या है, हम इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, दवाओं की हेल्प से थोड़ा डिले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, किसी तरीके से रोक सकते हैं। तो इस टाइप से प्रिवेंटिव केयर बोला जाता है। या हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन का यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे पोलियो के लिए वैक्सीन लगाते हैं, तो वैक्सीन लगाते हैं तो ये भी एक तरीके की क्या प्रिवेंशन है, मतलब थोड़ा डिले कर रहे हैं चीज़ों को, हम प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ये भी यूज फॉर वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, बीमारियों की रोकथाम और टीकाकरण के लिए उपयोगी। तो इसमें भी इसका यूज होता है। फिर बात करते हैं एक्यूट इलनेस। एक्यूट इलनेस क्या होती है, क्रोनिक बीमारी होती है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, ये जिनकी ड्यूरेशन लॉन्ग होती है। एक्यूट बीमारी होती है जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में होती हैं। जैसे क्या है, क्रोनिक मतलब एक्यूट डिजीज़ क्या है, जैसे 2 से 4 दिन में हो गई, किसी को क्या है 2 से 4 दिन में हो गई, जैसे किसी को जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, तो ये क्या है, एक एक्यूट बीमारी बहुत जल्दी हो जाती है। डायरिया है किसी को, डायरिया बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना डायरिया होने में 6 महीने लगते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये क्या है, हेल्पफुल इन ट्रीटिंग माइनर एक्यूट आइमेंट्स सच एज कोल्ड, फ्लू, डाइजेस्टिव इशूज़। तो ये क्या है, इसमें तीव्र बीमारियां कहते हैं एक्यूट इलनेस को, जैसे सामान्य बुखार होता है, जुकाम होता है, पाचन समस्याएं जैसी छोटी तीव्र बीमारियों का उपचार में सहायक होती। तो ये यूज होती है होम्योपैथिक, एक्यूट इलनेस होती है उनको ट्रीट करने के लिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर, इसका यूज होता है क्रोनिक डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने में, प्रिवेंटिव केयर के रूप में, जैसे वैक्सीनेशन और किसी बीमारी को हमें प्रिवेंट करना है। एक्यूट डिजीज़ जो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, जैसे जुकाम होता है, बुखार होता है, इनको ट्रीट करने के लिए। फिर होता है मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए। कोई
मतलब किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं है उसको ट्रीटमेंट कैसे देंगे। तो एड्रेसेस मेंटल हेल्थ इशूज़ लाइक एंजाइटी, किसी को बहुत चिंता होती है, डिप्रेशन में कोई है, कोई स्ट्रेस में है, तो इन सारी चीज़ों को ट्रीटमेंट करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो जैसे मानसिक चिकित्सा, जैसे चिंता, अवसाद, तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, तो मेंटल हेल्थ में भी होम्योपैथी का यूज होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप पढ़ रहे हैं। स्कोप का मतलब होता है कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है, तो ये कहाँ भी मेंटल हेल्थ में भी ये यूज की जा सकती है। उसके बाद पीडियाट्रिक केयर, पीडियाट्रिक केयर का मतलब होता है जो बच्चों में जो इलाज होता है, जो दवाएं दी जाती हैं, उन्हें पीडियाट्रिक कहते हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन कहते हैं। तो पीडियाट्रिक केयर में सेफ एंड इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन के लिए सेफ होती हैं और इफेक्टिव होती हैं, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट ऑफ बिहेवियरल इशू पर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी होती हैं। एक तो ये सुरक्षित होती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, और प्रभावी होती हैं, इनका इफेक्ट भी अच्छा होता है, जिसमें व्यवहार संबंधी मुद्दों का उपचार शामिल है। व्यवहार संबंधी मुद्दों का उपचार भी शामिल है। तो पीडियाट्रिक केयर में भी इसका यूज होता है। फिर एक होता है कंप्लीमेंट्री थेरेपी, कंप्लीमेंट्री थेरेपी में इसका यूज होता है। तो कंप्लीमेंट्री थेरेपी क्या है, पूरक चिकित्सा। तो ऑफ्टन यूज टू अलोंगसाइड कन्वेंशियल मेडिसिन फॉर होलिस्टिक ट्रीटमेंट। तो कन्वेंशियल जो मेडिसिन हैं, जो मतलब कन्वेंशियल जो यूज हो रही हैं, नॉर्मली जो यूज हो रही हैं, उनके साथ में भी इसे यूज कर सकते हैं। जो पारंपरिक चिकित्सा के साथ अक्सर समग्र उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कोई कन्वेंशियल ट्रीटमेंट चल रहा है, आपका दवाएं चल रही नॉर्मल, तो साथ में हम ये दवा भी ले सकते हैं, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी को एलोपैथिक दवा चल रही और वो साथ में होम्योपैथिक भी ले सकता है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो इस टाइप की थेरेपी को बोलते हैं कंप्लीमेंट्री थेरेपी। हॉलिस्टिक अप्रोच, तो हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, फोकस द इंडिविजुअल्स ओवरऑल हेल्थ रेदर देन जस्ट सिम्टम। तो इसमें क्या होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, उसमें। तो हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है, हम पेशेंट्स को, मतलब क्या है, पेशेंट को कोई डिजीज़ है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, तो हम सिर्फ बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे, बीमारी के साथ साथ ओवरऑल पेशेंट की जो कंडीशन है उसको देखकर ट्रीट करेंगे। जैसे किसी को फीवर आ गया, तो ऐसा नहीं है उसका फीवर भगा दो, अब फीवर के साथ उसके दर्द भी हो रहा है बॉडी में, तो हम उस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और उसकी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उसके पेट में दर्द हो रहा है साथ में, तो उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये होता है इंडिविजुअल ओवरऑल, मतलब हम पूरे पेशेंट को देखेंगे, ना कि उसके जो सिम्टम्स है उसे देखेंगे। तो हम पूरे पेशेंट को देखकर जो ट्रीटमेंट है, रेमेडीज है, वो तैयार करते हैं, औषधि तैयार करते हैं। तो ये हमने क्या बात कर ली, स्कोप की। तो और बहुत सारी जगह यूज हो सकता है, लेकिन हमने मोटा मोटा थोड़ा आइडिया आपको दे दिया है। तो क्रोनिक डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने में इसका यूज होता है, प्रिवेंटिव केयर मतलब वैक्सीनेशन वगैरह में, एक्यूट इलनेस में, मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने में, पीडियाट्रिक केयर में, कंप्लीमेंट्री थेरेपी में, हॉलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो जो होम्योपैथी है उसका विकास 18वीं सदी के अंत में जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन द्वारा किया गया था। तो होम्योपैथी वाज डेवलप्ड इन द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था, किसके द्वारा, सैमुअल हैनीमैन, जो जर्मन फिजिशियंस थे, जो एक क्या थे, जर्मन चिकित्सक थे या फिजिशियंस थे। दिस कंटेंट विद द मेडिकल प्रैक्टिसेस ऑफ हिज टाइम, हैनीमैन सॉट अ मोर ह्यूमन एंड इफेक्टिव अप्रोच ऑफ हीलिंग। तो ये थोड़ा लैंग्वेज इसकी टफ है, आप हिंदी में समझिए थोड़ा। क्या है, अपने समय की चिकित्सा प्रस्थाओं से असंतुष्ट, जब इनके टाइम जो हैनीमैन थे, हैनीमैन के टाइम जो चिकित्सा प्रणाली चलती थी उससे ये असंतुष्ट हुए, उससे संतुष्ट नहीं थे। हैनीमैन ने क्या किया, चिकित्सा के एक नए अधिक मानवीय और प्रभावी दृष्टिकोण की खोज की। तो इन्होंने क्या किया, हैनीमैन ने क्या किया, जो इनके टाइम में चिकित्सा प्रणाली थी उस चिकित्सा प्रणाली से ये क्या थे, संतुष्ट नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, एक नई चिकित्सा प्रणाली को डिस्कवर कर दिया, जिसे क्या बोला गया, जिसे बोला गया होम्योपैथी या जर्मन मेडिसिन जिसे बोला गया।
तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि जो होम्योपैथी है उसका डेवलपमेंट कब हुआ था, 18th सेंचुरी के लास्ट में। 18th सेंचुरी के लास्ट किसने किया था, हैनीमैन ने, जो एक जर्मन फिजिशियन थे। ये जो अपने टाइम की जो चिकित्सा प्रणाली थी उससे संतुष्ट नहीं थे और इन्होंने एक नई चिकित्सा प्रणाली को डिस्कवर किया जिसे होम्योपैथी बोला गया। अब कुछ हेडिंग्स की बात करते हैं इसमें, जैसे इसकी फाउंडेशन का हुई, फाउंडेशन की बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रोबिंग की इसमें, उसके बाद स्प्रेड की बात करेंगे, उसके बाद चैलेंजेस क्या आए, उसके बाद करंट स्टेटस क्या है। इन 5 चीज़ों की बात करेंगे हिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, फाउंडेशन। तो इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, 1796, 1796 में इसकी क्या रखी गई, नींव रखी गई थी, इसका आधार या फाउंडेशन रखी गई थी। हैनीमैन पब्लिश्ड हिज फर्स्ट मेजर वर्क, इन्होंने सबसे पहला जो मेजर वर्क किया था ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हैनीमैन ने अपनी पहली प्रमुख कृति ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन प्रकाशित की। इन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन को क्या किया, प्रकाशित किया। वेयर ही इंट्रोड्यूस, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, प्रिंसिपल्स लाइक क्योर्स लाइक, लाइक क्योर्स लाइक के प्रिंसिपल्स को इन्हें क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। जिसे और क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सिमलिया सिमिलिबस क्यूरेंटुर। तो इसे क्या बोलते हैं, सिमलिया सिमिलिबस क्यूरेंटुर। थोड़ी टफ लैंग्वेज है, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया समान से समान का उपचार। इसका मतलब क्या है, समान से समान का उपचार? जैसे क्या है, कोई मतलब सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को नॉर्मल इंडिविजुअल में दिया, नॉर्मल पर्सन में दिया, नॉर्मल पर्सन में दिया। अब नॉर्मल पर्सन में इस सब्सटेंस ने जाकर कोई इफेक्ट दिखाया, कोई इफेक्ट दिखाया या कुछ इसने इफेक्ट दिखाया। अब जो इफेक्ट दिखाया, इसी टाइप के इफेक्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए ये यूज हो सकती है। इसी टाइप के इफेक्ट को मतलब सिम्टम्स को ये ट्रीट करने में यूज हो सकती है। इसी को बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक। फिर से एक बार बता रहे हैं, लाइक क्योर्स लाइक का मतलब क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, नमक वाला। किसी बंदे ने नमक खाया या नमक ज़्यादा उसकी बॉडी में गया, तो उसकी बॉडी में क्या हुआ, प्यास ज़्यादा लगी, उसे प्यास ज़्यादा लगी, उसने पानी ज़्यादा पिया। अब क्या हुआ, जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती, बॉडी में कमी हो गई पानी की, तो हम क्या देंगे, उसे नमक वाले सप्लीमेंट दे देंगे, नमक वाले सप्लीमेंट दे देंगे जिससे उसे प्यास ज़्यादा लगेगी। अब उसे प्यास ज़्यादा लगेगी तो वो पानी ज़्यादा पिएगा, पानी ज़्यादा पिएगा, जिससे क्या होगा, जो पानी की कमी है, जो पानी की कमी है वो ख़त्म हो जाएगी। या हम ये कहें कि जो नमक हम देंगे तो ये पानी की कमी को दूर करने में हेल्प करेगा। एक तो ये पानी की कमी करा रहा था बॉडी में, और फिर दोबारा जब हम देंगे, जो बीमार पर्सन है उसमें पानी की कमी है, तो क्या है, ये क्या करेगा, पानी की कमी को दूर करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूविंग ऑफ रेमेडीज। जो औषधि होती है उनका परीक्षण कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। औषधियों का परीक्षण, प्रूविंग ऑफ रेमेडीज। तो हैनीमैन एंड हिज फॉलोअर्स बिगन्स कंडक्टिंग प्रूविंग एक्सपेरिमेंट्स। तो इन्होंने क्या किया, जो हैनीमैन्स थे और इनके फॉलोअर्स थे, इनके कलीग्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रूविंग एक्सपेरिमेंट्स। जो रेमेडी मतलब जो दवाएं होती हैं, औषधि होती हैं, उनकी क्या प्रूविंग करना, उनके लिए परीक्षण करना। वेयर हेल्दी वॉलेंटियर्स वुड टेक रेमेडीज। जो हेल्दी इंडिविजुअल थे, जिनमें बीमारी नहीं होती है, स्वस्थ थे, उनको क्या किया गया, दवाएं दी गई। एंड डॉक्यूमेंटेड देयर इफेक्ट, और उनके इफेक्ट को डॉक्यूमेंट किया गया। दिस रिसर्च फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। तो मतलब इसमें क्या, हैनीमैन और उसके अनुयायियों ने प्रूविंग प्रयोग किए, मतलब परीक्षण किया, जिसमें स्वस्थ स्वयं सेवक औषधि लेते थे। जो स्वस्थ व्यक्ति थे, जिनमें डिजीज नहीं थी, उन्हें औषधि दी जाती थी और उनके प्रभावों का दस्तावेजीकरण करते थे। उनके जो प्रभावों को, मतलब क्या प्रभाव दिखा रहे हैं, मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है, उसको क्या करते थे, नोट करते थे। यह अनुसंधान होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का आधार बना, और मटेरिया मेडिका थी, उसमें इन सारे इफेक्ट को नोट किया जाता था मटेरिया मेडिका में।
तो प्रूविंग क्या होती, एक तरीके से परीक्षण होता है, टेस्टिंग होती है होम्योपैथिक दवा की। टेस्टिंग कैसे करते हैं, जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, हेल्दी इंडिविजुअल हैं, उनको दवाओं को देते थे। अब वो दवाएं क्या कर रही हैं, जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, उस इफेक्ट को देखते थे और उस इफेक्ट को नोट करते थे। और ये बेसिस बना एक बुक का, जिसे क्या बोलते हैं, मटेरिया मेडिका। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्प्रेड एंड डेवलपमेंट। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, इसका स्प्रेड हुआ और डेवलपमेंट हुआ। होम्योपैथी गेंड पॉपुलैरिटी इन यूरोप एंड अमेरिका विद मैनी प्रैक्टिशनर्स स्टेबलाइजिंग क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। तो क्या हुआ, होम्योपैथी ने यूरोप और अमेरिका में लोकप्रियता हासिल की। मतलब यूरोप में और अमेरिका में क्या लोकप्रिय हुई, और कई चिकित्सकों ने क्लिनिक और अस्पताल स्थापित किए। बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्या किया, क्लिनिक बनाए और अस्पताल बनाए। द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल वाज फाउंडेड इन 1820 क्या है, पेंसिल्वेनिया। तो 1820 में क्या बना, होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी ये, मतलब पेंसिल्वेनिया में होम्योपैथिक स्कूल की क्या हुई, स्थापना हुई। तो इसका ये डेवलपमेंट हुआ। इससे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1820 में होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल, उसका नाम क्या था और कहाँ था, तो वो क्या था, पेंसिल्वेनिया, और 1820 में। चैलेंजेस क्या आए, जब होम्योपैथी का डेवलपमेंट हो रहा था तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या चुनौतियां आई इसके सामने। तो थ्रू आउट द 19th and 20th centuries होम्योपैथिक फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड कंपटीशन फ्रॉम कन्वेंशियल मेडिसिन। जो मतलब कन्वेंशियल जो हमारी थी, पारंपरिक जो मेडिसिन थी, उनसे क्या हुई, उनसे कंपटीशन हुआ। क्या हुआ, 19वीं और 20वीं सदी में होम्योपैथिक ने पारंपरिक चिकित्सा से आलोचना और प्रतिस्पर्धा का सामना किया। मतलब जो कन्वेंशियल मेडिसिन उस टाइम में यूज होती थी, तो उनसे क्या हुआ, इसे सामना करना पड़ा, इसे चैलेंजेस का फेसिंग करना हुई। इसके बावजूद, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद इट मेंटेन a loyal following and adopted to the modern medical advancement। इसके बावजूद इसे एक वफादार अनुयायी मिला और यह आधुनिक चिकित्सा में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई। तो ये जो है, जो पढ़ा रहे हैं आपको हिस्ट्री, और जितना भी पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में पढ़ने की, क्योंकि जो इंग्लिश की लैंग्वेज है वो काफ़ी टफ है। तो जैसे 19 और 20वीं सदी में क्या हुआ, होम्योपैथी ने पारंपरिक चिकित्सा से आलोचना और प्रतिस्पर्धा का सामना किया, मतलब चैलेंजेस को फेस किया। इसके बावजूद इसे एक वफादार अनुयायी मिला और यह आधुनिक चिकित्सा में बदलावों के साथ अनुकूलित हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका करंट स्टेटस क्या है, मतलब वर्तमान स्थिति क्या है। टुडे होम्योपैथी इज प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में होम्योपैथी की प्रैक्टिस की जाती है। विद आ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन आ हॉलिस्टिक एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो ये क्या है, एक हॉलिस्टिक एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो होम्योपैथी आज दुनिया भर में क्या है, प्रचलित है और समग्र और वैकल्पिक चिकित्सा में बढ़ती रुचि है। ऑर्गेनाइजेशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज एग्जिस्ट टू सपोर्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिस एंड रिसर्च। जो होम्योपैथिक प्रथा और अनुसंधान को समर्थन देने के लिए संगठन और नियामक मौजूद हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी क्या है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कर रही हैं, सपोर्ट करती हैं, किसे सपोर्ट करती हैं, होम्योपैथी को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर हैनीमैन एंड हिज डिस्कवरीज। हैनीमैन और उनकी डिस्कवरीज के बारे में। सैमुअल्स हैनीमैन वाज अ पायोनियर जर्मन फिजिशियन एंड द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। तो ये क्या थे, एक जर्मन फिजिशियन थे और फाउंडर थे होम्योपैथी के। डिसकंटेंट विद द मेडिकल प्रैक्टिसेस ऑफ हिज टाइम। ये जो अपने टाइम की मेडिकल प्रैक्टिसेस थी उससे संतुष्ट नहीं थे, उससे खुश नहीं थे। ही सॉट अ मोर इफेक्टिव ह्यूमन अप्रोच टू हीलिंग। इन्होंने क्या किया, एक नई प्रणाली, चिकित्सा प्रणाली को डिस्कवर्ड किया। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन लेड टू फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसने नींव रखी, किस थी, फाउंडेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन की एक नींव रखी। तो हिंदी में आप पढ़कर देखिएगा, हिंदी में अच्छे से समझ आएगा। सैमुअल्स हैनीमैन एक प्रगतिशील जर्मन चिकित्सक थे। तो कौन थे, एक जर्मन चिकित्सक थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम्योपैथिक के संस्थापक माने जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने समय की जो चिकित्सा प्रथाएं थी या चिकित्सा प्रणाली थी उससे ये असंतुष्ट थे, उससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, एक नई चिकित्सा प्रणाली
की खोज की, उसके योगदान ने होम्योपैथिक चिकित्सा की नींव रखी। तो ये मतलब सैमुअल हैनिमैन के बारे में इतनी चीज़ आपको समझ आना चाहिए। उनके बारे में इंट्रोडक्शन, वो जर्मन फिजिशियंस थे, फाउंडर थे होम्योपैथी के, और उन्होंने मतलब अपने टाइम की जो चिकित्सा प्रणाली थी उससे संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक नई चिकित्सा प्रणाली को डिस्कवर किया जिसने नींव रखी होम्योपैथिक मेडिसिन की। इतना बताया गया है इस पैसेज में। इनकी डिस्कवरीज क्या थी, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की बात हम करेंगे। इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, लाइक क्योर्स लाइक, समान का समान से उपचार, लाइक क्योर्स लाइक, इस प्रिंसिपल को इन्होंने दिया। हैनीमैन इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया दैट सब्सटेंस दैट काउजेस सिम्टम्स इन अ हेल्दी इंडिविजुअल कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स इन अ सिक इंडिविजुअल। दिस प्रिंसिपल इज कॉर्नर स्टोन ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का कॉर्नर स्टोन साबित हुआ। एक तरीके से क्या बता रहा है, हमने पहले भी नमक का एक एग्जाम्पल लिया था, सॉल्ट का। कोई नॉर्मल या हेल्दी पर्सन अगर नमक को खाएगा तो क्या होगा, उसके शरीर में क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी, शरीर में पानी की कमी होगी, ऐसा लगेगा जैसे शरीर में पानी की कमी है और वो पानी ज़्यादा पिएगा, पानी ज़्यादा पिएगा। तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट मतलब NaCl होता है या सोडियम होता है, वो ऐसी ही बीमारी को ट्रीट करने में यूज किया गया जिनमें पानी की कमी होती है। शरीर में जिन बीमारियों में पानी की कमी हो जाती है उन बीमारियों को ट्रीट करने में नमक का यूज किया गया। जैसे ORS हम पीते हैं, ORS में भी तो सॉल्ट होता ही है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो ORS का एक मॉडर्न मेडिसिन का पार्ट है, लेकिन हमने एग्जाम्पल लेकर बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो होम्योपैथी से मैच करता है, क्योंकि उसमें भी सोडियम होता है। और ORS कब देते हैं, जब पानी की कमी हो जाती है शरीर में। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझ आना चाहिए, ये चीज़ कई बार बता चुके हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को बताया जाएगा। तो क्या है, समान से समान का उपचार का सिद्धांत दिया। हैनीमैन ने यह विचार पेश किया कि जो पदार्थ स्वस्थ व्यक्ति में लक्षण पैदा करता है, स्वस्थ व्यक्ति में जिस टाइप के लक्षण पैदा करता है, वे बीमार व्यक्तियों में समान लक्षणों का उपचार कर सकते हैं। यह सिद्धांत होम्योपैथी का मूल आधार है। तो ये क्या है, मूल आधार है होम्योपैथी का। सबसे बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, लाइक क्योर्स लाइक, ये आपको पता रहना चाहिए। लाइक क्योर्स लाइक क्या है, मूल आधार है किसका, होम्योपैथी का। प्रूविंग ऑफ रेमेडीज, इसके बारे में थोड़ा हमने ऊपर भी बताया। प्रूविंग क्या होती है, टेस्टिंग होती है दवाओं की एक तरीके से। तो ही कंडक्ट प्रूविंग्स वेयर हेल्दी इंडिविजुअल इंजेसेस रेमेडीज, जब हेल्दी इंडिविजुअल कोई सामान्य व्यक्ति दवा को खाता है और उसका रिकॉर्ड किया गया, मतलब उसके इफेक्ट को रिकॉर्ड किया गया, मतलब औषधि का परीक्षण बोलते हैं इसे, इन्होंने प्रूविंग किए। क्या प्रूव किया, जब या जहां स्वस्थ व्यक्तियों में औषधि ली और उनके प्रभाव को दर्ज किया। मतलब किसी व्यक्ति ने, नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पर्सन है, कोई नॉर्मल पर्सन में हमने कोई होम्योपैथिक मेडिसिन उसे दी। अब उस होम्योपैथिक मेडिसिन के देने से, इस होम्योपैथिक मेडिसिन के देने से इस पर्सन पर क्या इफेक्ट पड़ा, इस पर्सन पर क्या इफेक्ट पड़ा, इस इफेक्ट को हमने नोट कर लिया। तो यही क्या, मैट्रिका मेडिका है उसका आधार बना, यही तो है। मतलब उसमें क्या है, जो सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो डिजीज, मतलब जो औषधि है जो उत्पन्न कर रही है, उसी के बारे में तो उसमें लिखा गया है। दिस सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक मैट्रिका मेडिका, यही तो है। डिटेलिंग द इफेक्ट ऑफ वेरियस रेमेडीज, जो वेरियस दवाएं होती हैं उनका जो इफेक्ट होता है बॉडी पर वो क्या होता है, यह प्रणालीगत अवलोकन होम्योपैथिक मैट्रिका मेडिका के विकास की ओर ले गया। मैट्रिया मेडिका है उसके विकास की ओर ले गया, जिससे विभिन्न औषधि के प्रभावों का विवरण है। तो जो मैट्रिया मेडिका है उसमें क्या है, जो नॉर्मल पर्सन को कोई दवा देते हैं, कोई औषधि होम्योपैथिक देते हैं, तो क्या इफेक्ट आता है उसकी बॉडी पर, इसके बारे में बताती, उसमें सारा दस्तावेज है, उसमें लिखा गया है कि क्या इफेक्ट होंगे बॉडी पर, ये लिखा गया है उसमें। तो इसी को देखकर जो मैट्रिया मेडिका होती है, इसको देखकर जो क्लिनिशियन होता है, जो चिकित्सक होता है, वो उपचार करते हैं। तो इसके बारे में, प्रूविंग के बारे में ऊपर भी हम बात कर चुके हैं, थोड़ा आपको दिखाएं हमने कहाँ बात की है। हमें याद है हमने कहीं ना कहीं यहाँ बात की थी, यहाँ हमने बताया इसे। तो दो हमने डिस्कवरीज की बात कर ली, तीसरी डिस्कवरीज की बात करते हैं। हमारा क्या है, डाइल्यूशन एंड सक्सेशन। तो इसमें क्या होता है,
हैनीमैन ने डेवलप किया एक मेथड फॉर सीरियल डाइल्यूशन कंबाइंड विद सक्सेशन। तो इसमें क्या होता है, सीरियल डाइल्यूशन का मतलब होता है औषधि तैयार करने के लिए श्रृंखला में प्रतिशोधन और क्या होता है तीव्र हिलाना। इसे क्या बोलते हैं, सुक्शन, सक्शन या सुक्शन। इसका मतलब होता है तीव्र हिलाना, वैगरस शेकिंग। किसी चीज को डाइल्यूट किया, पहले पतला किया, उसके बाद हिलाया। टू प्रिपेयर होम्योपैथिक रेमेडीज, उसके बाद प्रिपेयर की एक होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक औषधि। ही बिलीव्ड दैट दिस प्रोसेस इनहेंस रेमेडीज हीलिंग प्रॉपर्टीज व्हाइल प्रोड्यूसिंग देयर टॉक्सिसिटी। इसके बारे में मतलब रेमेडीज के बारे में कैसे डाइल्यूशन सक्सेशन होता है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मतलब कैसे मतलब हीलिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। उसके बारे में हमने बताया कि मतलब तीव्र हिलाना की विधि को विकसित किया। तो इन्होंने क्या विकसित किया, हैनीमैन ने होम्योपैथिक औषधि को तैयार करने के लिए मतलब क्या क्या श्रृंखला में परिशोधन, मतलब क्या क्या डाइल्यूशन किया, पतला किया और उन्हें हिलाया। इसकी विधि को उन्होंने क्या किया, मतलब पतला करना और हिलाने की विधि को क्या किया, विकसित किया। उनका विश्वास था कि यह प्रक्रिया औषधियों की चिकित्सा गुणों को बढ़ाती है। जो औषधि होती हैं उसके चिकित्सा गुणों को बढ़ाती हैं और साइड इफेक्ट जो उसकी टॉक्सिसिटी होती है, साइड इफेक्ट होते हैं, उसे कम करती है। इसके बारे में डिटेल में हम अगले मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर होता है मायसन थ्योरी। तो मायसन थ्योरी ये क्या बताती है, ये बताती है ही प्रपोज दैट क्रोनिक डिजीज क्या होती है, जो बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, स्टेम फ्रॉम अंडरलाइंग मायसन। तो इन्होंने प्रस्तावित किया कि दीर्घकालिक रोग अंतर्निहित मियाज्मों से उत्पन्न होते हैं, यानी ऐसे छिपे हुए संक्रमण या स्थितियां जो व्यक्ति को बीमारी के प्रति संवेदनशील बनाती हैं। उन्होंने 3 प्रमुख मियाज्मों की पहचान की, एक सोरा जैसे खुजली बोला गया, सिफिलिस और एक साइकोसिस। तो ये नाम तीनों आपको याद रहना चाहिए। प्राइमरी मायसनस जो डिस्कवर्ड किए थे किसने, हैनीमैन ने, वो क्या थे, एक सोरा, ईचिंग, एक सिफिलिस और एक साइकोसिस। इन तीनों के ऊपर आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या आप पुराने क्वेश्चंस या किसी भी बुक के क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको इन तीनों वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसेंशियली लेटेंट इन्फेक्शन, इन्होंने क्या, जो लेटेंट इन्फेक्शन होते हैं यानी कि जो छिपे हुए, लेटेंट इन्फेक्शन क्या होते हैं, छुपे हुए इन्फेक्शन होते हैं, और कंडीशंस डेट प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल टू इलनेस, जो मतलब प्रीडिस्पोज मतलब छिपे हुए होते हैं, लेकिन डिस्पोज कब होते हैं, दिखते कब है, जब पर्सन बीमार पड़ता है तब ये दिखते हैं। और इन्होंने क्या कुछ प्राइमरी मैसनस को बताया, जैसे क्या होता है सोरा जैसे ईचिंग कहते हैं, सिफिलिस और साइकोसिस, इन 3 के बारे में इन्होंने बताया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच। हैनीमैन एम्फेसाइज्ड ट्रीटिंग द होल पर्सन रेदर देन जस्ट अ सिम्टम्स। तो इसमें क्या बात करते हैं, इसमें बात करते हैं जो पर्सन होगा, पर्सन को क्या करो, पूरे उसकी बॉडी के एक सिम्टम्स को ट्रीट मत करो, बॉडी की पूरी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं, उसकी मेंटलिटी को लेकर, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर, उसके एनवायरनमेंट को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर उसे ट्रीटमेंट दो, ना कि सिर्फ उसके अंदर जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को ट्रीट करो। तो ये था होलिस्टिक ट्रीटमेंट की एक अप्रोच थी। आप थ्योरी में पढ़ सकते हो, यही लिखा है कि मतलब जो सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है, पूरी बॉडी को ट्रीट करना है, पूरे इंडिविजुअल को ट्रीट करना है, ना कि उसके सिम्टम्स जो आ रहे हैं, उसे जो लक्षण आ रहे हैं, सिर्फ उन्हें ट्रीट करना है। उसकी एक डिस्कवरी क्या थी, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी। हिज सेमिनल वर्क ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन पब्लिश्ड 1810। तो जो ऑर्गेनान थी वो कब पब्लिश हुई थी, 1810 में पब्लिश हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है। आउटलाइंस हिज प्रिंसिपल एंड मेथड सर्विंग एज अ फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ होम्योपैथिक प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या था, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में क्या था, उनका मौलिक कार्य ये था, 1810 में क्या हुई, प्रकाशित हुई, जिसमें उनके सिद्धांत और विधियां स्पष्ट की गई थी। मतलब जो उन्होंने होम्योपैथ के बारे में बताया था, जो उन्होंने होम्योपैथ के बारे में बताया, उसके सिद्धांत होम्योपैथिक के और उसकी विधियां उसमें बताई गई। यह होम्योपैथिक प्रथा की एक आधारभूत ग्रंथ है। तो एक मेन टेक्स्ट बुक है किसकी, होम्योपैथिक की, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कब प्रकाशित हुई, और इसमें सिद्धांत और विधियां स्पष्ट की गई, और मतलब किसकी, होम्योपैथी की। इंपॉर्टेंस ऑफ केयर टेकिंग।
तो केयर टेकिंग इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ बताया था। हैनीमैन स्ट्रेस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ क्या थ्रॉट मतलब थ्रो केस टेकिंग, इनकरेजिंग प्रैक्टिशनर्स टू कंसीडर द पेशेंट हिस्ट्री, सिम्टम्स एंड ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव ट्रीटमेंट। इसका मतलब ये है, मतलब केस टेकिंग का मतलब क्या होता है, कोई पेशेंट तुम्हारे पास आया, तो कोई पेशेंट आया तो तुमने पेशेंट से क्या पूछा, सबसे पहले पूछा क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कब से है, यही तो हिस्ट्री टेकिंग होता है। इसी को केस टेकिंग बोलते हैं, हिस्ट्री टेकिंग बोलते हैं। तो मतलब पेशेंट तुम्हारे पास आया तो डॉक्टर ने पूछा पेशेंट से कि क्या दिक्कत है, तो उनसे बताया पेट में दर्द होता है, फिर कब से होता है ये पूछा, कितने दिन से होता है, बढ़ कब से गया, कम कब से हो रहा है, किस वजह से कम होता है, कोई दवा लेने से कम होता है या नहीं होता है, इन सब चीज़ के बारे में पूछता है। फिर एग्जामिन करता है डॉक्टर। तो मतलब इन सब चीज़ों को क्या बोला, एक तरीके से हम नोट कर रहे हैं कि जो बीमारी हुई वो कब से स्टार्ट हुई, दर्द कब से हुआ, मतलब कितना सीवियर है, क्या इसके आउटपुट हैं, ये सब हमने नोट कर लिए। इसी को बोलते हैं पेशेंट्स का मतलब केस टेकिंग या हिस्ट्री टेकिंग। तो इसमें पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, वो कहाँ से आया है, क्या नाम है उसका, ये सब सिम्टम्स, उसे क्या लक्षण है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के वगैरह, इस सब चीज़ के बारे में क्या करते हैं, मतलब जानकारी लेते हैं। एक तरीके से केस टेकिंग के मतलब है, आप भी किसी डॉक्टर के पास कभी ना कभी गए होंगे, तो डॉक्टर्स जो आपसे पूछता है आपकी बीमारी से रिलेटेड आपको क्या दिक्कत है, वो सारा केस टेकिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद वाइटल फोर्स का एक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। वाइटल फोर्स का मतलब क्या होता है, इन्होंने बताया था सिंपली, वाइटल फोर्स का मतलब ये है, जब कोई मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन दी, तो वो क्या करती है, बॉडी में क्या करती है, कुछ स्टिमुलेट करती है, वो बॉडी को स्टिमुलेट करती है, जिससे क्या होता है बॉडी में कुछ दैवीय शक्ति मतलब कुछ वाइटल फोर्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, जो बॉडी की जो हीलिंग पावर होती है, डिजीज़ को ठीक करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। यही लिखा है इसमें, देखो उन्होंने जीवित शक्ति के विचार को पेश किया जो स्वस्थ और बीमारी को नियंत्रित करता है। यह होम्योपैथिक दृष्टिकोण को समझने और बीमारियों को उपचार से प्रभावित करता है। तो वाइटल फोर्स क्या है, जब कोई दवा देते हैं, इन्होंने बताया जब कोई होम्योपैथिक दवा देते हैं तो क्या होता है, बॉडी में दवा जाती है तो बॉडी को स्टिमुलेट करती है, जिससे कुछ वाइटल फोर्स जनरेट होते हैं। वो वाइटल फोर्स क्या करते हैं, बॉडी को ठीक करने में हेल्प करते हैं। इसके बारे में, वाइटल फोर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताएंगे। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वाइटल फोर्स। तो वाइटल फोर्स का एक प्रिंसिपल भी इन्होंने दिया था, that regulates the health and illness, influencing the homeopathic approach that understanding the treating the disease। यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको याद क्या करना है, अभी हम बता रहे हैं इसमें। हाँ, थोड़ा सम एडिशनल डिस्कवरीज थी, ये भी थोड़ा आप पढ़ लेना, बस इसमें कुछ खास है नहीं, हमने बस इसीलिए आपको दे दी या बता दी जिससे आपको ये ना लगे ये चीज़ रहेगी। प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज़, इनके बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे आगे के लेक्चर में। ये मतलब कुछ एडिशनल डिस्कवरीज हैं, आप बस गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना। फिर हम आपको बताते हैं इसमें याद क्या करना है आपको। जैसे हैनीमैन्स की डिस्कवरी में क्या याद करना है, जैसे आपको याद रखना है सबसे पहले क्या, सैमुअल हैनीमैन के बारे में, और ये जर्मन फिजिशियंस थे, होम्योपैथी के फाउंडर थे, इसके बारे में आपको याद रखना है। आपको याद रखना है इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, लाइक क्योर्स लाइक, इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, बस यहाँ पर आपको खाली नाम। इन्होंने प्रूविंग ऑफ रेमेडीज़ को बताया था, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, ये परीक्षण होता है दवाओं का एक तरीके से। फिर उन्होंने डाइल्यूशन एंड सक्सेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन्होंने मैथ्स थ्योरी दी थी, और मैथ्स थ्योरी में इन्होंने प्राइमरी मैथ्स में क्या बताए थे, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, इनके बारे में बताया था। हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होती है, थोड़ा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इसमें सिम्टम्स को ट्रीट नहीं किया जाता, लक्षणों को ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि पूरे पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। फिर उन्होंने ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को डिस्कवर किया था या उसे प्रकाशित किया। इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ केस टेकिंग बताई कि जितने अच्छे से आप हिस्ट्री टेकिंग कर लोगे, केस टेकिंग कर लोगे, उतने अच्छे से आप ट्रीटमेंट दे पाओगे। इन्होंने वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। वाइटल फोर्स क्या बताता है, वाइटल फोर्स वही बताता है कि मतलब जो दवाएं होती हैं वो मतलब स्टिमुलेट करती हैं शरीर के अंदर कुछ वाइटल फोर्स को, जिससे क्या होता है मतलब जो बॉडी की हीलिंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कुछ एडिशनल डिस्कवरीज थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप थे, और इसमें क्या बताया, सिमिलीमम के बारे में बताया गया है, और प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज़ के बारे में बताया गया है। ये आप बस रीड कर लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, एडिशनल थी इसीलिए हमने थोड़ा आपको बता दी, यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमसीक्यूज हमारे आ गए। पहले एमसीक्यूज से पहले सॉल्व करने से पहले एक बार जितना भी पढ़ा है आपको गो थ्रू करवा दें थोड़ा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी की इंट्रोडक्शन में ये सबसे पहले डेफिनेशन की बात की, इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया गया था, लाइक क्योर्स लाइक का।
और बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग पावर होती है, उसके बारे में बताया गया था। इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में बताई, जिसमें क्या हुआ, पर्सन टू पर्सन जो ट्रीटमेंट होता है होम्योपैथ का वो वेरी करता है, ये बताया गया। फिर हमने क्या बात की, स्कोप, तो कहाँ कहाँ होम्योपैथी का यूज हो सकता है। तो क्रोनिक डिजीज़ में जो बहुत लंबे टाइम तक चलती, प्रिवेंटिव केयर में जैसे वैक्सीनेशन में, और मतलब किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट को रोकने के लिए, जैसे क्या होता है कैंसर होता है, कैंसर मतलब कैंसर को हम रोक सकते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में कैंसर हो जाए तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कैंसर को ज़्यादा टाइम तक क्या रोका जा सकता है, तो हम दवाओं की हेल्प से उसे रोकते हैं, तो एक तरीके से प्रिवेंटिव केयर हो गई है। एक्यूट इलनेस, बहुत जल्द शॉर्ट टाइम में कोई बीमारी होती है उसके ट्रीटमेंट में, मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट में, हम पीडियाट्रिक बच्चों के ट्रीटमेंट में कम्प्लीमेंट्री किसी और दवा के साथ हम दे सकते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच, तो इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रीटमेंट वेरी करता है, उसी के बारे में बताया गया। फिर हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी की बात की थी, तो होम्योपैथी का 18वीं सदी में मतलब क्या हुआ था, इसका डेवलपमेंट हुआ था। हैनीमैन ने किया था, जर्मन फिजिशियन थे जो, ये अपने समय की चिकित्सा प्रणाली से असंतुष्ट थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक नई चिकित्सा प्रणाली को डिस्कवर किया। इन्होंने फाउंडेशन रखी थी किसमें, 1796 में, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, मतलब इनका जो मेजर जो पुस्तक थी या बुक थी वो कौन थी, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन थी। फिर इसके बारे में क्या, प्रूविंग ऑफ रेमेडीज, मतलब जो परीक्षण दवाओं के क्या स्वस्थ जो हेल्दी इंडिविजुअल थे उन पर किया गया था, जिससे क्या हुआ, उनमें जो सिम्टम्स दिखे दवा देने के बाद उनको नोट किया गया। किस में नोट किया गया, दस्तावेजी की गई मैट्रिया मेडिका नामक बुक में। स्प्रेड एंड डेवलपमेंट, 19वीं सदी में इसका क्या हुआ, स्प्रेड हुआ और डेवलपमेंट हुआ। 1820 में होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी ये हुई थी पेंसिल्वेनिया में। चैलेंजेस कुछ आए, जो कन्वेंशियल थेरेपी थी या कन्वेंशियल ट्रीटमेंट था उससे कुछ चैलेंजेस आए इसमें, इसके सामने। करंट स्टेटस क्या है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस की जाती है और बहुत सारे हॉस्पिटल्स और क्लिनिक बनाए जा चुके हैं। फिर हैनीमैन की डिस्कवरी और उनके बारे में बात की थी। एक जर्मन फिजिशियंस थे, फाउंडर थे होम्योपैथी के, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑर्गेनान को डिस्कवर किया था, इन्होंने लाइक क्योर लैक्स के कॉन्सेप्ट को दिया था, इन्होंने प्रूविंग ऑफ रेमेडीज़ के बारे में बताया, डाइल्यूशन एंड सक्सेशन के बारे में बताया। डाइल्यूशन एंड सक्सेशन को एक चीज़ और कहते हैं, इसका एक नाम और है, आगे पढ़ेंगे, पोटेंटाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं सक्रियकरण, आप लोग जानते होंगे इसे, सक्रियकरण, तो इसे क्या कहते हैं, सक्रियकरण भी कहते हैं। मैस्म थ्योरी दी थी इन्होंने, और इन्होंने कहा हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट अप्रोच के बारे में बताया था। ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन प्रकाशित हुई और इम्पोर्टेंस ऑफ केस टेकिंग के बारे में बताया था, और क्या वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, और लास्ट में जो कुछ और एडिशनल इनकी डिस्कवरीज हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है, आप पढ़ लेना, बस इन्हें रीड कर लेना। उसके बाद इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जितने पॉइंट हमने बताए बस वही क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जो डीप की थ्योरी है, मतलब कैसे क्या होता है उसके बारे में वहाँ से एमसीक्यूज नहीं बनते, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला पोर्शन नहीं, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उससे एमसीक्यूज बनते हैं। तो यहाँ से थोड़े बहुत एमसीक्यूज बनते हैं, 4-6 एमसीक्यूज हम कराते हैं आपको। हु इज द कंसिडर्ड एज ए फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी का फाउंडर कौन है, सबको पता है, ये तो सैमुअल हैनीमैन। तो विच ईयर डिड हैनीमैन पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनान, ऑर्गेनान का फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ, 1810 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच रेमेडी डिड हैनीमैन फेमसली टेस्टेड दैट लीड टू फॉर्मुलेशन ऑफ होम्योपैथी, कौन सा उपाय है हैनीमैन द्वारा प्रसिद्ध रूप से परीक्षण किया गया जिसने होम्योपैथी के गठन में मदद की, तो क्या था, ये था बेलाडोना। Which of the following is the major influence on the हैनीमैन डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी, तो नीचे दिए गए कौन सा हैनीमैन के होम्योपैथी के विकास का एक प्रमुख प्रभाव था। तो होम्योपैथिक का विकास किससे असंतुष्ट थे, एलोपैथी से असंतुष्ट थे, इसीलिए एलोपैथी को देखकर इन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट किया किसका, होम्योपैथ का। विच कंट्री डिड सैमुअल हैनीमैन फर्स्ट प्रैक्टिस, सबसे पहले सैमुअल हैनीमैन ने अपनी प्रैक्टिस कहाँ की थी, तो जहाँ के रहने वाले थे वहीं की थी। तो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के, तो जर्मन में की थी। What term refers to the extremely diluted solution, जो एक्सट्रीमली डायल्यूटेड सॉल्यूशंस होते हैं, यूज्ड होते हैं होम्योपैथी, उनके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया, अभी हमने ऊपर बताया है। एक क्या होता है, डायल्यूशन एंड सक्सेशन, उसके लिए और एक वर्ड यूज किया जाता है पोटेंटाइजेशन, या और उसे क्या कहते हैं, पोटेंसीज कहते हैं, उसे पोटेंसीज के भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच होम्योपैथिक रेमेडी ड्राइव्ड फ्रॉम बीनम ऑफ टेरेंटुला स्पाइडर। जो टेरेंटुला स्पाइडर थी उसके बीनम से कौन सी दवा जो औषधि वो तैयार की गई, तो वो कौन सी थी, वो थी टेरेंटुला। टेरेंटुला खुद ही औषधि ऐसी थी जो टेरेंटुला स्पाइडर से तैयार की गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे 20 से 30 एमसीक्यूज आपको करवाएं, क्योंकि उस टॉपिक से एमसीक्यूज बनते हैं। और वो टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के प्रिंसिपल, और होम्योपैथी के प्रिंसिपल कौन से हैं, ये जो डिस्कवरीज हैं यही प्रिंसिपल है। इनमें से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथ की, तो उन प्रिंसिपल्स की हम मतलब डिटेल में थोड़ी स्टडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।